बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पर तबसरे और तज्ज़िये किए जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि समाजी मामलात इस नौइयत के हैं कि अगर उनको सरफ नज़र कर दिया जाए तो शायद ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अंडर द कारपेट करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों बहुत सारी ऐसी खबरें रही हैं समाजी नौइयत की, जिसको आप सोशल इशूज़ कहते हैं, जिस पर बात होनी चाहिए थी और बड़ी शद्दोमत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर हम जैसे कह रहे हैं कि वो सरफ नज़र हो जाती हैं। कुछ चीज़ें पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा सामने आ रही होती हैं कि समाजी नौइयत के मामलात पस पुश चले जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया और वो भी कराची में पेश आया। बहादराबाद कोकन ग्राउंड का एरिया है ये, जहाँ पर मुबैना तौर पर एक डकैत लड़के को शहरियों ने वहाँ पर कह सकते हैं कि अदालत लगाई या अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इस हद तक किया कि उस लड़के की जान चली गई। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तहकीकात हैं, उसके बाद अब वाज़ेह हो चुकी है कि उस लड़के के ऊपर FIR भी थी और FIR के साथ साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि मुबैना तौर पर वो डकैत भी था और उसके कब्जे से या उस जगह से जहाँ उनकी रिहाइश थी कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले इत्तला मिली है कि उनके अहले खाना जो हैं वो अदालत भी गए हैं, खबरों में भी आपने यकीनन देखा होगा। लेकिन इस सब के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो अदम बर्दाश्त है, मुझे लगता है ये बहुत कहने में तो आसान सा लफ्ज़ लगता है कि हम सब अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये अदम बर्दाश्त है क्यों? अच्छा, ये सिर्फ रेहान का वाक़या नहीं है। हैशटैग रेहान जस्टिस तो चल रहा है ट्विटर पे और सारे लोग जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ रेहान के जस्टिस की बात नहीं बता रही यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक केस है जो हमने बात करनी ही है। लेकिन एक और मुद्दा है और ये मुझे हमारे साथी होते हैं लियाकत एडवोकेट साहब, उन्होंने बताया कुछ चीज़ें, जैसे मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर आए या मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए। रेहान के अलावा फाजिया का केस है। फाजिया 4 माह तकरीबन बताया जा रहा है 4 माह से 24 घंटे की मुलाजमा थी और 13 साल ये फाजिया जो है, जैसे घरों में लोग बच्चों को मुलाजिम रखते हैं इसी तरह घरों में काम कर रही थी और 4 माह से काम कर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस बच्ची को घर के मालिकान ने ही मुबैना तौर पर उस बच्ची की जान ले ली। मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी तक ताहाल ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, FIR कटवाने में कितने मसाइल का सामना रहा, इस बच्ची की जान ले ली गई और इतनी इबरतनाक तरीके से इस बच्ची को तकलीफ पहुंचाई गई है कि जो फुटेज है शायद अगर वो आप देखें तो आपके आंसू निकल आए, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये देखी थी सारी तस्वीर और वीडियो तो मुझे बहुत शदीद तकलीफ हुई थी। बच्ची को पंखे से लटकाकर पहले उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई, फिर उस बच्ची को पंखे से लटकाकर मार दिया गया। यानी घरेलू मुलाजमीन के साथ इस हद तक जाकर तशद्दुद करना मेरी समझ से बाहर है। 13 साल बच्ची, आप खुद सोचें कि आपके अपने घरों में जो बच्चे हैं आप उनको कितना पैम्पर करते हैं और एक 13 साल की बच्ची की आपने जान ली है। मुझे नहीं पता कि वो कितना असर रसूख रखने वाले लोग हैं, मैं ये भी नहीं जानती कि उन्होंने ये अमल क्यों इख्तियार किया और मैं ये भी नहीं जानती कि इस सारे तनाजुर में जाहिर है जो बैकग्राउंड में फैमिली है उसका क्या इनिशिएटिव रहा होगा। मैं हमेशा एक सवाल करती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को कहीं खड़ा करते हैं मुलाजमत पर, जो कि जाहिर है हम किसी हद तक उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन जाहिर ज़रूरत है, मजबूरी है, मुआशी हालात हैं, तो इसके बाद आप कितनी वहाँ पर बासपुर्स रखते हैं कि जिस जगह आपने अपने बच्चे को भेजा है काम के लिए वहाँ पे क्या किस हद तक वो सिक्योर है या नहीं। ये बहुत सवालात अपनी नौइयत के हैं। लेकिन यहाँ पर जंगल का कानून है। खुद वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज खुद ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस जंगल के कानून पर आवाज़ कौन उठाएगा। तो जाहिर है जितने भी हुक्काम वाला के लोग हैं उनसे जरा ये भी सवाल कर लेते हैं कि ईद के पहले दिन कराची में ही एक और जिसे कहते हैं अंधी गोली, पहले उसको कहा गया कि चल रही थी, अंधी गोली से एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अब जो वीडियो वायरल हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उस वीडियो वायरल में बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि वो गोली मुबैना तौर पर, फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि पुलिस की जानिब से चलाई गई और वो शहरी मर गया ऑन द स्पॉट। अब ये असलहा चलाने का जो हमारे यहाँ रिवाज है, ये जो अमूमी तौर पर पूरा रवैया है, चाहे रेहान का मामला हो, चाहे फाजिया का मामला हो या इस नामालूम शख्स का कि जिसको गोली मार दी गई, ये अंधा कानून, ये जंगल के कानून का रिवाज कैसे खत्म होगा? मुआशी इंतशार किसी तरह से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुआशी इंतशार के साथ साथ समाजी नौइयत के जो मामलात हैं वो उलझाव का शिकार हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर इंपॉर्टेंट गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कंप्लीट एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की है कि आज हम बहुत सारे समाजी मामलात पर शायद बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि जाहिर है इन चीज़ों का इनकी रोकथाम के लिए कवानीन मौजूद हैं और बहुत मजबूत कवानीन है, लेकिन ये रुक नहीं रहे। ये अपने आप में एक सवाल, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और जब भी हम इनको इस तरह के मामलात पर मदऊ करते हैं तो आते भी हैं और आवाज़ भी बड़ी वोकल है इनके। लियाकत एडवोकेट साहब हैं, सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और उनके साथ फाजिया के वालिद बैठे हैं गुलाम हुसैन साहब, राइट, गुलाम यासीन साहब। गुलाम साहब ठीक ठाक हैं आप? अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन ज़रा मैं मामलात को बिल्कुल आगाज से चाह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर अभी पिछले दिनों हमने देखा लियाकत साहब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाहे गाहे हमारे सामने आती रहीं। सबसे पहले अगर हम रेहान के केस के हवाले से बात कर लें, ये जो सड़कों पर अदालत लगाने का हमारे यहाँ रिवाज बन गया है, इसका कैसे तदारुक मुमकिन है? आपने अपने इंट्रो के अंदर एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अदम बर्दाश्त जी, क्योंकि हमारे अंदर ना अदम बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लोगों को जिस स्पीड से इंसाफ मिलना चाहिए वो एक तो इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि अभी देखें अदालतों के अंदर भी इस्लाहत हो रही हैं, मॉडल कोड बनाई जा रही हैं, जो पेंडिंग केसेस उनको निपटाया जा रहा है। देखिए जहाँ तक रेहान की बात है, शहरियों ने ठीक है अगर वो चोर था या डिकेट था ये उसका फेल है। अगर आपने किसी को देखा है कि अगर वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म कर रहा था, आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते, लेकिन आपको ये कानून हक नहीं देता कि आप किसी की जान छीन लें। अगर जो उसने जुर्म किया है पुलिस उसको पकड़ती, उसके मुताबिक FIR दर्ज होती, कानून के मुताबिक उसको पेश किया जाता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उसका रिमांड होता, उससे इन्वेस्टिगेशन होती, क्या इसकी इंक्वायरी होती, पता चलता कि आया उसने चोरी की है नहीं की है। क्योंकि उसके वालिदैन का जो मौक़िफ़ आ रहा है कि वो कुर्बानी की जो गाय काटी थी उसके पैसे लेने के लिए गया था। जी। और ये कहते इनका मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जी ये चोरी कर रहा था और उसने मोबाइल फेंका और उसके बाद जो है ना उसको पकड़ा और उसके बाद ये इसकी FIR कटी है। फिर उसके बाद वीडियो पे वीडियो आना शुरू हो गई हैं जिसमें एक शख्स असला लिए खड़ा हुआ है, दूसरा शख्स उससे मार रहा है और वो बच्चा जो है ना बातें कर रहा है। देखिए ये तमाम बैकग्राउंड अपनी जगह पे जो ना, लेकिन ये है कि अगर आपने देखा था तो आप उसको पुलिस के हवाले करते जो ना। लेकिन ये कानून सवाल है ना लियाकत साहब के लोग शायद इस हद तक हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम अचानक उसमें इजाफा हुआ है कि लोगों ने भी जिसे कहते हैं ना अपने हवास बाख्ता हो गए, उनको जहाँ जो मिलता है वो वहाँ खुली कचहरी लगा के अपनी बातें करना शुरू हो जाते हैं। देखिए एक तो माशी मसाइल बहुत हैं हमारे मुल्क में, रोज़गार है नहीं यहाँ पे, लोगों को महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अपने पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, घरों का किराया नहीं दे सकते। जब आपके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होगा, आपको ज़रिया मुआश ठीक नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर लोग जो है स्ट्रीट क्राइम करेंगे, फिर डकैतियाँ बढ़ेंगी, वारदातें बढ़ेंगी, उसके बाद क्राइम में इजाफा होगा। देखिए ये तो हमारी रियासत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो नौजवान तबका है उनके लिए कोई रोज़गार के मौके फराहम करें। इनको तो अपनी लड़ाई से कोई टाइम ही नहीं मिलता है, एक दूसरे का जो है नीचे दिखाने में लगे हुए हैं जो ना। ये इनको चाहिए कि तमाम सियासी जमातें मिल के बैठ के इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। आपने देखा अभी कि इलेक्ट्रिक के मसाइल है, बारिश के अंदर क्या हुआ, लोगों की जानें चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सोशल इश्यूज़, बिल्कुल आपने अभी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की कि इनसे जो है ना आप नजरें भी नहीं चुरा सकते, इनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और इन मसाइल का खात्मा भी बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर आपको इन मसाइल को हल करना है जो ना। बिल्कुल। लेकिन लियाकत साहब इसी में अभी मैं देख रही थी, फुटेज भी चल रही थी न्यूज़ में कि रेहान के जो अब घर वाले हैं वो ज़ाहिर अदालत भी गए हैं और वो वहाँ पे रुजू भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब तनाजुर में वो सारी फैमिलीज़ जिन्होंने ये फेल सर अंजाम दिया है, रेहान तो दुनिया से चला गया लेकिन उनके लिए भी अब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सिस्टम जो है वो हरकत में आया है। लेकिन इस सब करने से पहले सिस्टम क्यों हरकत में नहीं आया? क्योंकि अगर हम हैदराबाद की बात करें, कोकन ग्राउंड की बात करें तो उससे बहुत ही करीब में थाना भी है और सारी चीज़ें वहाँ पर है। आपको लगता है जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो सब चुप साध लेते हैं और बात नहीं करना चाहता कोई? देखिए वहाँ पे जिस वक्त ये वाकया हो रहा था यकीनन तो और भी लोग खड़े होंगे वहाँ पे देख रहे होंगे, किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि इनको रोक लेता या पुलिस को टेलीफोन कर देता कि इस तरह का वाकया हो रहा है, आप आके इस बच्चे को बचा लें जो ना। अब देखें जो लोग इस वाकये के अंदर मुलविस हैं, साफ ज़ाहिर इसके अंदर 2 बंदे अरेस्ट हुए हैं, अब तो 5 हो गए। आज FIR हुई, उसके बाद जो है ना उनसे इंट्रोगेशन होगी, जो जिन लोगों का नाम लेंगे, जिन साथियों का नाम लेंगे तो यकीनन जो है ना पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी और इस वाकये की तह तक जाएगी। देखिए मरहूम का तो उन्होंने रिकॉर्ड निकाल लिया कि वो एक क्रिमिनल था, उसकी FIR कटी हुई थी, इस पे कोई दो राय नहीं है। और हम रेहान की कोई यहाँ पर ये बात नहीं कह रहे कि रेहान, अगर हैशटैग रेहान जस्टिस चल रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, चलना चाहिए, किसी को भी इस बर्बरियत का निशाना इस तरह बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी एक क्वेश्चन है उसकी फैमिली के लिए भी, जो इस वक्त जाहिर है किसी हद तक लान-तान कर रही होगी, क्योंकि सिस्टम की अगर कहें तो इस सिस्टम का फेलियर भी तो है ना एक तरह से। बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ जो लोग इसके अंदर पकड़े गए हैं इनका भी तो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए ना कि ये लोग जो है ना ये इनकी क्या एक्टिविटीज़ है, इनके पास असला कैसे आया
और ये इतने बहादुर कैसे बन गए कि इनको कानून का कोई डर खौफ नहीं है कि आज एक छोटे से कानून की बात तो लियाकत साहब आप छोड़ दें। कल रात को जब मैं गाड़ी में जा रही थी, असलहा लहराता हुआ एक शख्स आराम से अपनी वीगो में बैठे हुए घूम रहे थे, इनको तो कोई नहीं पकड़ता। और आम लोगों के पास अगर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए भी रखा हुआ असला तो उनसे पूछने लोग चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी पुलिस की नाकामी है कि जिस तरह रोडों के ऊपर पुलिस वालों की ड्यूटियां लगी होती हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, अगर ऐसी चीज़ को कोई निशानदेही करते हैं, आपके पास ओवरऑल मेरे ख्याल में तमाम रोडों के ऊपर कैमरे लगे हुए होते हैं और कंट्रोल रूम के अंदर ये तमाम चीज़ें नजर आ रही होती हैं। आप उसी टाइम जो है पॉइंट आउट करें कि ये गाड़ी जा रही है, इसके बंदे के पास असला है और ये लहराता हुआ जा रहा है, उसके ऊपर तो कोई एक्शन होना चाहिए। उसको मॉनिटर कर रहे हैं सर, वो भी तो देखें ना कि किन किन गाड़ियों में किस तरह लोग। अब ये जो ईद के पहले रोज जो गोली चली है जिसमें लड़का मारा गया है, जाहिर है उसके घर वाले खामोश हो गए, मुझे नहीं पता मुबैना मुकाबला था, वो डकैत था, चोर था, क्या था, मतलब सीधी गोली मारने का इख्तियार है पुलिस के पास? नहीं, बिल्कुल इख्तियार नहीं है। और अगर किसी शख्स ने ऐसी गोली चलाई तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसकी फैमिली को भी हक है कि जिस शख्स ने उसको गोली मारी है उसकी खिलाफ जाके थाने में FIR दर्ज करवाएं और उसको अरेस्ट होना चाहिए, उसको भी जो है कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये एक अलग बात है कि उनको डरा धमकाया गया या उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया गया, बैकडोर चैनल जो है ना इस्तेमाल करके कि इस तरह की जो है ना ये पुलिस की बदनामी होगी, लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये रेहान के घर वाले हैं और ज़ाहिर है वो तकलीफ में हैं। मुझे एहसास है कि जब किसी के घर से इस तरह की कोई वाक़या होता है तो वो संभाले नहीं संभल रहा होता। लेकिन इस सारे तनाजुर के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ फाजे का केस लियाकत साहब, तो ये भी एक इबरतनाक, दर्दनाक, तकलीफ दे बात है। मैं पहले जरा गुलाम यासीन साहब से बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। गुलाम साहब, आपकी बेटी जो है कितने साल की थी सर? 13 साल की थी। अच्छा, ये तस्वीर आप नीचे कर लें, मैं उसकी फाजे की तस्वीरें चलवा देती हूँ, आप ये नीचे रख लें। आप मुझे ये बताइए कि क्या करती थी आपकी बेटी? हमारी बेटी के पास हमारी एक जान पहचान वाली थी, बोले तुम गरीब हो, किराए पे रह रहे हो, इतना किराया है, तुम इसको कम पे लगा दे, वैसे भी शादी करनी है ईद के बाद, तुम शादी कर देना। अच्छा, फाजे की आपको शादी करनी थी? हाँ। अच्छा, फिर वो कम पे लगा दी। 4 महीने के बाद ये मसला हुआ है, हमें उसको मारते लटका दिया ऊपर। आपको कैसे पता चला? हमारे पास आया फोन 9 तारीख को। 9 तारीख को किसने फोन किया आपको? रात को 10:30 का टाइम थे ऐसे हमारे। अच्छा। वो अपना थे एक जिसने खड़े ही ना। अच्छा, जिसने लड़की को खड़ा किया था काम पे? हाँ, उसने की। अच्छा, बोले यार तुम्हारी बच्ची बेहोश है, थाने से पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, बेहोश है। अच्छा। और जब मैं गया ना तो मेरे को दिशान के घर पे ले गए। दिशान कौन है? वो मालिक थे जहाँ मेरी बच्ची काम कर रही थी। अच्छा, जहाँ आपकी बेटी काम करती थी उनका? ठीक है। उसके वो जब लाए थे गए अंदर, मेरे को रेंजर वाले थे, पुलिस वाले भी थे सारे अंदर। मैं जब गया तो बच्ची को देखा, मेरा अपना बेहोश हो गया मैं। फिर उधर कोई मैं कि मेरी बच्ची को मारते लटकाया गया, कोई बात नहीं सुन रहा था। वो मोहिन खान खड़ा था, वो ऐसी एक पुल वाला, कोई बात नहीं कर रहे थे। एक सेकंड यासीन साहब, ये फुटेज रोकिएगा, फाजिया की फुटेज चलाइएगा। फाजिया के हवाले से हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये फुटेज अगर आप चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, बताइएगा। फिर मैं ऐसे आधा घंटा उधर खड़े रह गए, लटकी हुई थी मेरी बच्ची, मारते लट गई। वो बोले खुदकुशी हुई है। आप तस्वीर भी देख सकते हो। आपको ये कहा कि खुदकुशी की आपकी बेटी ने? खुदकुशी किया। अच्छा। उस दिन वो अपनी घर वाली को 3 बजे उसको अपने माँ बाप छोड़ दे आया। अच्छा। फिर हमारे को इसके ऊपर शक है, दिशान, उस्मान, काशिफ। ये तीनों कौन है? ये तीनों है। वो जो उस्मान है इसका बनवा है। अच्छा। जो काशिफ, ये दोनों भाई है। अच्छा, काशिफ और रेहान भाई है? भाई है ये काशिफ, उस्मान बनवा है। अच्छा, काशिफ दिशान ये भाई है। अच्छा, तो आपकी बेटी वहाँ पे जब थी तो वहाँ कोई औरत नहीं थी जब आप गए थे उनके घर की? कोई नहीं, औरत नहीं थी। वो बाद में आई, बोले मैं अभी आई, रात को आई है, पता नहीं तो उस टाइम को आई है, क्या टाइम को आई है। उसको 3 बजे जैसे घर से छोड़ के आया, फिर ये आते मेरी बच्ची के साथ मसला कर रहे थे, नाकाम हो गए, फिर उसको मारते लटका दिया। ये पुलिस वाले का भी हक है बेच, पुलिस वाले ने भी बेच के कोई बात नहीं सुनी। मैं उधर ही बोलता रहा कि मेरी बच्ची को लटका गया, मारते लटकाया, अपनी मौत नहीं मरी, कोई बात नहीं सुनी। फिर अस्पताल में रह गए वो जकिया है। फिर मैं उसको बोले, मैं जकिया मेरी बेटी को मारते लटकाया है। बोले हाँ ये बात सही है। फिर 2 मिनट में वो आया मुइन, उसके पता नहीं क्या बात की, फिर अंदर गई, फिर मेरे को अंदर से बाहर निकाल दिया। बोले जाओ पासपोर्ट हो रहा है। फिर जब ऐसे आधे घंटे में वो खुद आप लिखता रह गया, मुहिन पता नहीं क्या लिखता रह गया। 9 तारीख को मेरी बच्ची मरी। मैं गरीब था, मैं अच्छा मेरी किराया भी है, मैं बच्ची की शादी करूँगा, मैं 3-4 महीने में लगा लेगी, ईद के बाद शादी करूँगा। ये बच्ची में हमारी के साथ है। कितने पैसे कमा रही थी 4 माह में? उसने आपको पैसे दिए वहाँ से? हाँ, 13,000 था महीने का। महीने के 13,000 रुपया थे।
तो अब आप क्या चाहते हैं गुलाम यासीन मेरे साहब? को हक मिलना चाहिए था, जैसे मेरी बच्ची लटकी है वही भी ऐसे लटके, मेरे को हक मिलना चाहिए था। अच्छा, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़े रोने की आवाज़ आ रही तो यहाँ पर फाजिया की वालदा मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उर्दू नहीं समझ पाती हैं, इसलिए हमने उनको जहमत नहीं दी कि वो यहाँ पर बात करें। लियाकत साहब, आपने इस केस के लिए आवाज़ उठाई और सबसे पहले आपने मुझे इस बारे में बताया भी, आपकी भी आंखें नम हैं। क्या है इस केस के बैकग्राउंड? देखें, मैं तो खैर 10 तारीख को ईद करने के लिए चला गया। ये रात का वाक़या हुआ है, सुबह में बारिश हो रही थी तो हम कोर्ट में गए। मैं जब यहाँ से रवाना हो गया तो रास्ते में थे हम, तो मुझे इतला मिली, क्योंकि ये हमारे बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, कि इस तरह का वाक़या हुआ है। मैंने पूछा क्या मामला हुआ है, तो जैसे गुलाम यासीन साहब ने और उसके एक अजीज़ हैं इकबाल साहब, उसने मुझे कहा जी रात के तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम था। अच्छा। हमारे पास टेलीफोन आया जी, ये गुलाम यासीन की जो बच्ची थी वो काम कर रही थी, मसला हो गया, आप आ जाएं। जिस वक्त हम वहाँ पे गए हैं तो बच्ची की लाश लटक रही थी। आप पुलिस खुद भी गए थे वहाँ? नहीं, मैं नहीं था वहाँ पे, अच्छा। मैं तो गांव जा रहा था, मैं अच्छा। ईद करने के लिए, क्योंकि ईद के दिन थे जो ना, बारिशें भी हो रही थी। अच्छा, जब मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, बोला जी वो बच्ची की डेड बॉडी लटकी हुई थी, हमने बड़ा शोर शराबा किया, पुलिस को कहा जी ये बच्ची को हमारी मारा है, आप हमारी बात सुने। तो बोला हमें, एक तो जो घर वाले थे वो धमकियाँ देने लग गए। अच्छा, जिनके घर वो बच्ची काम कर रही थी? जी, पुलिस के सामने बोला आप खामोश हो जाएं, आपकी बच्ची ने जो है ना खुदकुशी की है। अच्छा। उसके बाद जो है कह रहे डेड बॉडी लेके आए जिना हॉस्पिटल के अंदर। पहले जब MLO साहिबा को डॉक्टर जकिया हैं उससे कहा तो उसने कहा जी ये तो उसको मारा गया, ये तो खुदकशी हो नहीं सकती जो ना। ठीक है। पहले डॉक्टर साहब इनसे बात कर रही थी। उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसको पता नहीं उसके साथ कोई बात की, उसको फैसिलिटेट किया, कोई बातचीत करवाई दूसरी पार्टी से, उसके बाद उन्होंने जी ये तो खुदकशी है, MLO कहने लगे जो ना। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम करके इनको जो है डेड बॉडी दे दी, ये उसको ले गए, इन्होंने उसको दफनाया। दफनाने के बाद जो है ना कंटिन्यूसली ये, मैं क्योंकि गांव में था वहाँ पे, ये जा रहे थे थाने में, पुलिस इनको कहती थी आप आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, लेकिन इनका उनने FIR दर्ज नहीं की जो ना। FIR नहीं काट रही थी? FIR नहीं काटी जो ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनके कुछ जानने वाले हैं, कुछ ऑफिसर वगैरह हैं, उनके पास ये गए, उन्होंने भी टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी इसको भेज दें, हम FIR काट देते हैं। उसके बावजूद फिर FIR नहीं काटी। फिर जो इंक्वायरी अफसर साहब थे, मोइन साहब, उसने कहा जी मेरी जो है ना शादी है, अच्छा। आप 2 दिन रुक के आए। माशाल्लाह। अच्छा, रुक कर आ जाएं। ठीक है। अब उसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि मैं इसका एक 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दूं, ताकि इसकी इंक्वायरी हो जाए, मुलजमान से पूछगछ हो जाए, अगर ये झूठा है सच्चा जो भी है, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो शादी में चले गए, इसी दौरान मैं भी वापस कराची पहुंचा 15 तारीख को। तो ये 16 तारीख को फिर मेरे पास आया जो ना, मैंने इनसे जाके पूरी बात हकीकत सुनी, ये जो मटेरियल आपने देखा, वीडियोस वगैरह तस्वीर लेके आए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखी और मैं ख़ुद इनके साथ बात खुद चल के गया वहाँ थाने में। SHO फिर ASI मोइन साहब से मिला, उसको मैंने कहा भाई आपने उससे पहले मेरी टेलीफोन में बात हुई, आप आ जाएँ। बोला जी सर हम आप आ जाएँ, हम कर देते हैं। जब मैं वहाँ थाने में गया तो मुझे SHO साहब के कमरे में बिठाया उसने और बोला जी साहब SSP साहब से मीटिंग कर रहे हैं, आप 5 मिनट वेट करें तो आपसे मुलाकात कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। SHO साहब आके खामोश से बैठ गए। तो मैंने उनको एप्लीकेशन दी, मैंने कहा जी एप्लीकेशन है और ये 9 तारीख को वाक़या हुआ है, इसके अभी तक FIR नहीं कटी, आप इसकी FIR काटें। तो SHO साहब मुझे कहने लगे जी FIR तो मैं नहीं काट सकता। मैंने कहा भाई FIR तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, आप इस FIR को दर्ज करें जो ना। नहीं, आप एप्लीकेशन जो है ना रिसीव करा दें और जब तक उसकी मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आएगी हम FIR नहीं करेंगे। मैंने कहा देखें यहाँ आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपको कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी शख्स का बयान रिकॉर्ड नहीं करें जो ना। बोला जी वो आपकी मर्ज़ी है, आप एप्लीकेशन रिसीव करा दें। एप्लीकेशन हमने रिसीव की, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप कर लें। बोला जी मैं नहीं कर सकता। मैंने ठीक है। हमने एप्लीकेशन आपसे SHO ने कहा? ये SHO ने मुझे कहा, SHO औरंगजेब खटक उसकी बात कर रहा हूँ जो ना, मैं मेरे सामने बैठ के उसने कहा जो ना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ, अब मैं ये सोशल मीडिया पे भी लोड करूँगा, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊँगा, FIR भी कटवाऊँगा, इसके लिए आवाज़ भी उठाऊँगा। ये बच्ची लावारिस नहीं थी जो ना, आप मुलजमान के साथ मिले हुए हैं और आप जो है ना उसको बैठ के बचाना चाह रहे हैं। आप एक कत्ल हुआ है उसकी इंक्वायरी नहीं होने दे रहे जो ना जी, आप कैसे, मैंने कहा कह सकते हैं जो ना। मैं वहाँ पे उनको कह के उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव कराई, रिसीव कराने के बाद वो बैठे हुए थे, हम चले गए। उसके बाद SSP कंप्लेंट सेल को हमने एप्लीकेशन दी है। अच्छा। नो रिस्पॉन्स वहाँ से। DSP साहब से मिले, एप्लीकेशन दी, 2 दफ़ा इनको भेजा, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जो ना। उसके बाद आज सुबह हमने कोर्ट के अंदर जाके पिटीशन दाखिल की है
उसको बाकायदा जो है दूसरी कोर्ट में मुंतकिल किया है सेशन जज साहब ने, उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा हम इस रिपोर्ट कॉल करते हैं, एसएसपी कंप्लेंट सेल को बुलाते हैं, एसएचओ को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने एफआईआर कैसे नहीं काटी जो ना, आप कैसे जो ना इसकी इंक्वायरी रोक सकते हैं जो ना। अब उसके बाद जो है ना ये फिर तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि एक बच्ची जो गुर्बत की मारी है, उसके वालिदैन गरीब हैं, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उनको जो है इंसाफ के अंदर भी रुकावट बन रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना लियाकत साहब, अभी पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी बहुत ऑफिशियल्स के साथ जो कि सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, और वो तो कह रहे थे अब तो आपके लिए एफआईआर का इंदिराज इतना आसान हो गया कि आप जाएं, वो आपको बिठाएंगे इज्जत से, आपकी एफआईआर काट देंगे। आप कह रहे हैं एफआईआर के लिए आप अभी एसएचओ को लाइन पे लें, आप अभी एसएसपी कंप्लेंट सेल वालों को लाइन पे लें और उनसे पूछें कि आपके पास वकील साहब आए थे, आपको एप्लीकेशन दिए नहीं दिए, और उनसे ये भी पूछें कि आपके पास, मैं अभी आपको एप्लीकेशन रिसीविंग दिखा सकता हूँ कि मेरे पास वो रिसीविंग एप्लीकेशन है, मैं आपको इनकी जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग जिससे इनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैं वो आपको दिखा सकता सुना सकता हूँ कि मेरी इनसे क्या बात हुई जो ना, ये देखें रिसीविंग है कि नहीं है जो ना। उसके बावजूद ये शख्स आपके सामने बैठा हुआ है कि ये 10 दिन से वहां धक्के खा रहे हैं, आप इसकी एफआईआर नहीं काट रहे जो ना, क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है क्या जो ना, आप उनको जो है ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने उनसे पैसे खाए हैं। मैं क्लियर इनसे कह रहा हूँ कि ये उनके साथ मिले, उनको बचाना चाह रहे हैं जो ना। मुझे नहीं पता ये रिसीविंग है, ये देख लें जी, ये रिसीविंग है और ये एप्लीकेशन है जो कि ये है बेसिकली सिग्नेचरी जहां आपको दिखाई दे रही है। अगर ये रिसीविंग हुई है और उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे, तो आप किस सिस्टम पर आप लोगों को बहुत जिसे कहते हैं ना एतमाद है। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इस सारी चीजों को सुनने के बाद। एक शख्स बैठा हुआ है, उसकी बीवी वहां बैठी रो रही है, सिसक रही है। एसएसपी कंप्लेंट सेल, ये एसएसपी कंप्लेंट सेल ने रिसीव किया हुआ है। अब मतलब ये सब मजाक चल रहा है यहाँ पर या नहीं? फाजिया का वो मर गई है बच्ची, मैं बार बार कहती हूँ मरने वाला जिसकी जान आप ले रहे हैं, जिसको आपने मार दिया वो तो मर गया, लेकिन सिस्टम पर कई सवाल छोड़ के चला जाता है वो कि सिस्टम कहाँ प्रिवेल कर रहा है। ये जो जंगल का कानून का एक लफ्ज अख्तियार किया जाता है, इसमें दो राय नहीं है। मजलूम मरता है, जालिम मारता है। जो चीख सकता है वो चीख के मारता है, जो हाथ का इस्तेमाल कर सकता है वो हाथ का इस्तेमाल करता है, और जो असर रसूख का इस्तेमाल कर सकता है वो भी कर रहा होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आकर इसी स्टोरीज पर डीप डाउन जाकर बात करते हैं कि हम और आप कहां और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन चीजों को, और कैसे इंसाफ दिलवा सकते हैं उन तमाम तर लोगों को जिनको पता नहीं शायद लावारिस समझ के कत्ल कर दिया जाता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इस जंगल के कानून को आखिर कौन इसका हाथ पकड़ेगा जाकर। मैं रेहान को रोऊं, मैं फाजिया को रोऊं, या मैं उस नामालूम शख्स को रोऊं जिसको ईद के दिन गोली लगी। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वीडियो में तो वाज़ेह है कि वो गोली कहां से चली है, लेकिन मानने को बहरहाल कोई तैयार नहीं है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और समाजी मामलात पर बहुत खुलकर बोलती हैं, और हम हमेशा उनसे ज़ाहिर सलाह भी लेते हैं और उनसे सीखते भी हैं। ताहिरा अब्दुल्ला समाजी कारकुन है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम से बात करते हैं। ताहिरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। और इब्तिदा में आपके सवाल करने से पहले मैं चाहूंगी कि दोनों वालिदैन फाइजिया और रेहान के गुलाम यासीन साहब तो आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन रेहान के वालिदैन आपके साथ मौजूद नहीं हैं। सबको दिली ताज़ियत कबूल हो। ना सिर्फ ये कि इतना घिनौना जो दोनों खानदानों ने सहा है, बल्कि इस मौके पर जबकि ईद है और कुर्बानी का जिक्र होता है और ईसार का जिक्र होता है और प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और नेकियों की बातें होती हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक फिक्र अंगेज लम्हा है। मैं समझती हूँ मेरी तरफ से दिली ताज़ियत कबूल हो। बिल्कुल ताहिरा साहबा, वो सुन भी रहे हैं गुलाम यासीन साहब, और ज़ाहिर है आपने कहा रेहान के कोशिश कर रही हूँ मैं कि रेहान के घर में से भी कोई ना कोई हमें ज़रूर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर सके। ताहिरा साहबा, मैं हमेशा इस तरह के मामलात पर कहती हूँ कि मेरी ज़ुबान बाज़ औक़ात जो है ना उस पर वो स्पीचलेस वाली कैफियत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रेहान के इन लिए इंसाफ मांगूँ, मैं फाजिया के लिए आवाज़ उठाऊँ, या मैं उस अंधी गोली जिस शख्स को लगी है, जिस जो वीडियो में तो वाज़ेह है कि कैसे लगी है, उसके लिए रोऊँ। मतलब मुआशरे के इस जंगल के कानून का हाथ कौन पकड़ेगा ताहिरा साहबा? सबसे पहले तो हम उन बच्चों और बच्चियों का जिक्र करें जिनके वालिदैन आपके पास बज़ाते खुद
मौजूद नहीं है। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4000 बच्चियां और बच्चे तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिसमें जिनसी हरासियत और जिनसी तशद्दुद भी शामिल है। मुख्तलिफ इक़साम है, हमारे पास वक्त नहीं है इस वक्त जाने उसके लिए तफसील में जाने के लिए, लेकिन उन बच्चों और बच्चियों का कौन जिक्र करेगा जो साहिल तक नहीं पहुंचते, जो कि अखबारों और टेलीविजन और रेडियो तक नहीं पहुंचते, जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है। यहाँ पर वालिद साहब कह रहे हैं, गुलाम यासीन साहब फरमा रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, जरा बात सख्त हो जाएगी और मैं यहाँ फाइजिया की बात नहीं कर रही, मैं तमाम उन 4000 की बात कर रही हूँ जो कि मीडिया में आ चुके, और उन 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का जो कि मीडिया में नहीं पहुंच सके, जो लियाकत अली साहब जैसे बहादुर वकीलों तक नहीं पहुंच सके, जो कि झूठे और बेईमान एमएलओस तक नहीं पहुंच सके, जो कि एफआईआर ना काटने वाली रिश्वतखोर पुलिस तक नहीं पहुंच सके, उन लाखों का जिक्र कौन करेगा? तो मुझे बहुत इस बात पर इत्मीनान है और एक कल्बी सुकून एक तरह से मिल रहा है, जहां पे हम बहुत गमज़दा हैं और गमगीन हैं ये तमाम घिनौने वाक़यात पर। एक तरह से मुझे थोड़ी सी तस्कीन इस बात से मिल रही है सना हाशमी साहबा कि आप हर हफ्ते या हर महीने इस तरह के केसेस को उठाती हैं। मुझे मालूम है आजकल सियासत पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू है, बहुत चीजें हैं सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए, तो आपको मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम ही यही है ताहिरा साहबा, हमने सीखा आप ही लोगों से। ताहिरा साहबा, एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, औरंगजेब साहब जो कि औरंगजेब खटक साहब जो कि फाजिया के एफआईआर के इंदराज के लिए लैतो लाल से शायद काम ले रहे थे, जरा उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते। औरंगजेब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब साहब, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर लियाकत अली एडवोकेट साहब मौजूद हैं और उनके हमरा गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं जो कि फाजिया के वालिद हैं। क्या ये लोग आपके पास एफआईआर के इंदराज के लिए आए थे सर, फाजिया के मामले पर? जी बिल्कुल, ये मेरे पास आए थे, हमने इनकी एप्लीकेशन रिसीव की है और चूंकि उस बज़ाहिर वो एक खुदकुशी नजर आती है, हमने उसके ऊपर जो प्रॉपर एक कानूनी तरीकाकार होता है उसके मुताबिक कार्रवाई की है, उसका पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी बकाया है। ठीक है, जैसे ही वो आएगा हमने अपने तमाम उसमें वो किया है। अगर उनके खिलाफ ये चीज साबित होती है तो बिल्कुल उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, I want to ask a question. अच्छा, ताहिरा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं, औरंगजेब साहब वो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। जी ताहिरा साहबा। जी प्लीज। औरंगजेब साहब, मोहतरमा हाशमी साहिबा की विजातत से मैं एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्कि उठाना चाहती हूँ, और यहाँ पे लियाकत अली साहब मौजूद हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेहतर कानून को जानते हैं आपसे और मुझसे। वो बात ये है कि जब भी कोई एमएलओ या कोई भी शख्स किसी भी केस के साथ मुंसलिक हो, जब उस पर सवालिया निशान उठने शुरू हो जाते हैं तो फिर साइलीन को हक पहुंचता है कानून के तहत और मॉरल और एथिक्स के तहत एक हक पहुंचता है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का ओपिनियन भी लिया जाए। मुझे क्योंकि इन एमएलओ साहिबा पर इस वक्त भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लिहाजा अब मैं समझती हूँ कि एडवोकेट लियाकत साहब के साथ हम शामिल हो जाएं, अपनी आवाज शामिल कर लें कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी कराएं किसी प्राइवेट इदारे से, क्योंकि सच्ची बात है औरंगजेब साहब, बसद एहतराम औरंगजेब साहब, हमें अब एतमाद नहीं रहा एमएलओ साहिबा के पास, और मैं पोस्टमार्टम के रिजल्ट को तस्लीम करने को तैयार नहीं। एग्रीड जी। औरंगजेब साहब क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? मेरी गुजारिश ये है जी सर कि अगर उनको एमएलओ के ऊपर वो नहीं रहा तो एक मेडिकल बोर्ड के लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। पुलिस सर्जन जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकता है और उसमें प्रॉपर उसकी तमाम चीजें हो सकती है। देखें, उनके ऊपर एमएलओ के ऊपर जो पुलिस सर्जन साहब होते हैं, ये एप्लीकेशन वहाँ मूव करें, वो बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं। जी ताहिरा साहिबा, जी मैं आपको एक प्रेसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि नजीर केसेस में तो नजीर देखते हैं ना, हमेशा नजीर देखी जाती है, और ये तो एडवोकेट साहब आपके पास बैठे हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू एनी ऑफ दिस। यस प्लीज गो अहेड। हाल ही में मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज खुदा उसको सलामत रखे,
और खुश और खुर्रम रखे उस बच्ची को। एक टी केस हुआ था जी इस्लामाबाद में, हम उसको टी केस पुकारते हैं, उसका नाम नहीं लेते। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो एक सर्वे, आपको याद है बहुत अच्छी तरह, मैंने बहुत गुफ्तगू की है। जी जी वो बिल्कुल। एक सर्विंग एडीएसटी जज जो थे और उनकी बेगम ने एक घरेलू मुलाजमा पर बहुत शदीद तशद्दुद किया था, और उन जज को भी और उनकी बेगम को भी कन्विक्ट कर दिया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर, एडवोकेट साहब प्लीज सुन लीजिए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि जो पहला एमएलओ का एग्जामिनेशन हुआ था वो सेशंस जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसको तस्लीम कर लिया था, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा, द ग्रेट आसमा जहांगीर और मैं, क्योंकि को पेटिशनर हूँ इस केस में, हमने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हमने ह्यूमन राइट्स पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने 1 जनवरी 2017 को इसकी सो मोटो नोटिस लिया, रद्द कर दिया, उस एमएलओ रिपोर्ट को रद्द कर दिया, और एक पूरा बोर्ड बिठाया गया, एक मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर हर तरह के लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग साइकाइट्रिस्ट और हर तरह के लोग। और जब वो नया रिपोर्ट एमएलओ रिपोर्ट आई, वो भी सरकारी अस्पताल था, लेकिन क्योंकि पूरा बोर्ड तश्कील दे दिया गया था और चीफ जस्टिस खुद जाती तौर पर निगरानी कर रहे थे, तो फिर हालात बिल्कुल तब्दील हो गए थे। और 7 साल कैद और 5,50,000 रुपए जुर्माना लगा था जज और उसकी बेगम को। ताहिरा साहब, मैं जरा आपकी कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, ये मेडिकल बोर्ड पर आप मुतमईन होंगे गुलाम यासीन साहब? पहले तो मैं आपसे पूछ लूं, आप एमएलओ पे तो आपको यकीन नहीं है ना? नहीं। पहली बात तो ये है, क्या औरंगजेब साहब जो है ना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर है उसको क्यों रोकना चाह रहे हैं, उसकी एफआईआर क्यों नहीं कटना चाह रहे जो ना, ये उसके अंदर रुकावट क्यों बन रही है? ये सारे काम होंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है कि मैं इस थाने से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहें हम जो ना, इसकी एफआईआर कटने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किसी और थाने में ले जाएं। अब तो हमें इस थाने पे भी इत्मीनान नहीं रहा कि देखें आज 10 दिन गुजर गए हैं कि एफआईआर क्यों नहीं काट रहे जो ना। ये तो मेरा राइट है एफआईआर, अगर मैं झूठी कटवाता हूं तो 182 का कानून कहां पे है हमारे के लिए मौजूद है? अगर झूठी एफआईआर है तो जना वो 182 की कार्रवाई करें, अगर नहीं बनता मुकदमा तो सी क्लास कर दें आप जना, आप एफआईआर क्यों नहीं कटने दे रहे? जवाब ले ले जी औरंगजेब साहब, क्या कहिएगा? देखिए, अगर हम इनकी कोई रिपोर्ट काटना नहीं चाहते तो मैं इनकी एप्लीकेशन नहीं लेता। हम इनकी एप्लीकेशन काट दें एफआईआर, अभी मैं भेज देता हूं कंप्लेंट आपको। सुने, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। जी। आपने एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है। एप्लीकेशन हमने अपने जो कानूनी हमारे पीडीएसपी साहिबान होते हैं, कानूनी माहिरीन होते हैं, हमने उनको मूव कर दी है। ठीक है, उसके ऊपर हमारी इंक्वायरी भी चल रही है। विद इन अ डे कल वो आ जाए हमारे पास, हम बिल्कुल उनकी एफआईआर लॉन्च कर देंगे। आज 10 से 11 दिन हो गए, 10 से 11 दिन में एफआईआर नहीं कटी है। ये तो देन एंड देयर जिस वक्त कंप्लेंट आया उसी टाइम औरंगजेब साहब एफआईआर करनी चाहिए। मुझे सवाल की इजाजत दीजिएगा आप तमाम लोगों की मौजूदगी में। औरंगजेब साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के साथ कोई भी हादसा, वाकया, कत्ल या कोई भी ऐसी चीज हो जाती है तो मुझे तो सबसे ज्यादा एतमाद अपनी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर होगा। तो मैं आपके पास अगर एफआईआर का इंदराज करवाने आऊंगी सर, तो क्या उसको आप कहेंगे कि आप कल परसों आइएगा, देख के आइएगा? मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा जी सर। जिस वक्त ये आए हमने इसको फौरन इनको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा। हमने इनकी एप्लीकेशन रिसीव की, ये जानते हैं इनके पास इसकी रिसीविंग कॉपी भी होगी। जी है, मैंने चलाई अभी कॉपी। बिल्कुल, उसमें अगर देखें हम चूंकि इस तरह के रिस्पॉन्स किया हम इसकी एफआईआर नहीं काट सकते, ये अल्फाज औरंगजेब साहब का मौक़िफ़ ले लूं। जी सर, बात कीजिए औरंगजेब साहब। मैंने कहा अभी तक इस चीज को क्लियर नहीं है, अगर वो क्लियर होती है हम बिल्कुल एफआईआर करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने का लेकिन औरंगजेब साहब, एफआईआर तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो तो हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने आपसे अर्ज किया ना, हमने इनकी एप्लीकेशन रिसीव की है, अगर हम इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, उसके ऊपर लिख दे कीजिए हम एफआईआर नहीं कर रहे। तो सर ऐसा मुमकिन है कि शो के फौरन बाद लियाकत एडवोकेट साहब और गुलाम यासीन साहब आपके पास हाजिर हो जाए और आप एफआईआर का इंदराज कर दें? देखिए, बिल्कुल मेरे पास आ जाए और मैं बिल्कुल जो कानूनी काम होगा मैं करूंगा। कानूनी काम ये है कि तो ये है ना सर कि एफआईआर का इंदराज होना चाहिए, ये तो एप्लीकेशन मौजूद है, उसी एप्लीकेशन को जो है रिप्रोड्यूस कर दें उसके अंदर। एक मिनट ना लियाकत साहब, उनको बात करने दीजिए। जी औरंगजेब साहब, तो आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे सर? हम बिल्कुल एफआईआर दर्ज करेंगे मैम। आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया ना, हम उसकी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी के लिए हमें मजीद एक दिन की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, चलो मैं आपको फॉलो अप प्रोग्राम पे रख लेती हूँ, कल हम दोबारा इसमें बात कर लेंगे। लेकिन जरा मुझे बताएं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आई? वो लोग जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारी पेंडिंग है। अच्छा,
और हमारी जो CDRs और जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स वगैरह है वो पेंडिंग है, वो कल तक आ जाएंगी और हम इनको कल डेफिनेटली FIR अच्छा ठीक है, मैं आपके कहने पर औरंगजेब साहब आपकी बात की टेक लेते हुए मैं कल तक आपका इंतजार करूंगी और कल मैं दोबारा इसका फॉलो अप आपसे दोबारा कॉल पे बात करूंगी, ठीक है? जी जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। कम से कम उन्होंने इतना तो कहा है कि वो FIR काट लेंगे, अब एक दिन की ताखीर सही या जो भी है। ताहिर साहब, सिस्टम पे मेरा सवाल फिर बड़ा बनता है, हम कहां किस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं ना? रेहान की FIR के ऊपर भी यही मामला चल रहा था, मैंने मान लिया कि वो डकैत था, उसके घर से मोबाइल्स निकले, औरतों के पर्स निकले या जो कुछ भी मामला था। ये फाजिया के केस में भी ये बच्ची तो बिल्कुल ही मासूम बच्ची, वही तरह कि घर में काम करने वाली बच्ची थी, उसको लटका दिया, मार दिया, मुबैना ज्यादती की, मुझे नहीं पता। जस्टिस कहां है, इंसाफ कहां है? इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक पूरी की पूरी कौम 210 मिलियन जो कि 21 करोड़ 22 करोड़ के करीब लोग बनते हैं, जब तक हम बरतानिया के राज की गुलामाना जहनियत से निकल नहीं पाएंगे। और जब कोई हादसा होता है, कोई खुदा न खास्ता कोई बम धमाका हो जाता है, कोई खुदकुश हमला हो जाता है, तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट अस्पतालों को हिदायत कर रहे होते हैं कि इन मरीजों का अच्छा इलाज करें। एक्सक्यूज मी, ये अस्पतालों को क्या हिदायत लेनी होती है ऊपर से, सदर से, प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से कि आप अच्छा इलाज करें? उनकी ड्यूटी क्या है? पुलिस वालों की ड्यूटी क्या है? आज अगर आप फर्ज कीजिए कि आप रेहान पर और फाजिया पर प्रोग्राम ना कर रही होती तो लियाकत साहब एड़ियां रगड़ रहे होते और ये FIR ना कट रही होती और MLO झूठी। मुझे बताएं कि MLO को ये हक किसने अता किया कि वो पहले कहे कि ये खुदकुशी नहीं है, ये तशद्दुद मुझे नजर आ रहा है, और जैसे ही उसके साथ कोई गुफ्तो शनीद हो या कोई मुकमका हो या कोई अंडर द टेबल कोई चीज हो तो वो कहे मुझे तो खुदकुशी नजर आ रही है। और उसने MLO साहिबा ने इंतजार करने की तकलीफ गवारा नहीं की कि जब तक ऑटोप्सी की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना सामने आ जाए, पूरी की पूरी रिटन रिपोर्टें तहरीरी तौर पर हमारे सामने ना आ जाए। वो होती कौन है? बिल्कुल ठीक कह रही है तारा साहब, वो होती कौन है? क्योंकि बहुत सारी चीजें अभाम का शिकार भी होती है लियाकत साहब। मैं लियाकत साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। जी प्लीज कहिए तारा, प्लीज। एडवोकेट साहब, अब तो आपको एक तरह से राह नजर आ गई है, क्योंकि औरंगजेब साहब ने भी उसी मेरी बात की तायीद कर दी कि जब हमें यकीन ना हो, भरोसा ना हो किसी MLO पर और उसकी रिपोर्ट के ऊपर, अब पता नहीं ऑटोप्सी की रिपोर्ट कैसी निकलेगी। मैं समझती हूँ कि आप तैयारी शुरू करें जी, आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि आपको एक बोर्ड तश्कील दिया जाए और उसमें एक आध कोई प्राइवेट सेक्टर से भी लाया जाए, या तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को कराची से ले लें या वकील को ले लें, डॉक्टर्स में से कोई प्राइवेट डॉक्टर को भी ले लें, ताकि वो चीज सामने आ सके, हमें भरोसा हो जो रिपोर्ट सामने। बिल्कुल ठीक है तारा साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इस वादे के साथ मैं यहाँ पे प्रोग्राम को वाइंड अप कर रही हूँ कि कल हम इसी प्रोग्राम का फॉलो अप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप जाके वहां पर मालूमात इकट्ठी करें और कल जब शाम तक तो FIR कट जानी चाहिए मेरा ख्याल है। अभी जब हमने बात की है, देता हूं, ये जाते हैं थाने में, एप्लीकेशन हमारी है, उसी को रिप्रोड्यूस कर दें। बिल्कुल ठीक है, तो कल हम इसी पे फॉलो अप करेंगे कि क्या फाजिया की रिपोर्ट FIR का इंदराज हुआ है या नहीं, ठीक है यासीन साहब? अल्लाह ताला आपकी बच्ची को जरूर इंसाफ दिलवाएगा और हमारी जो अपनी सी कोशिश है वो हम जारी रखेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। औरंगजेब साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप टेलीफोन लाइन पर आए। लियाकत अली साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुलाम यासीन साहब, थैंक यू। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।